नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह। जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल लगातार हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर चुनावी रण पे माहौल है क्या, उस पर खास बातचीत लगातार दिखा रहा है। आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की सबसे हॉट सीट मंडी सीट की, क्योंकि यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट में हमेशा से ही सीधी टक्कर रही है। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस से प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह। स्वागत है विक्रमादित्य। किस तरीके से आप देखते हैं कि आप जो हैं पिछले 2 टर्म से विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे हैं और जिस परिवार से आते हैं, 6 बार के मुख्यमंत्री आपके पिता रह चुके हैं, माता आपकी सांसद रह चुकी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक लेगेसी है। और इस मंडी संसदीय सीट को अगर बात करें तो ये आपका होम टर्फ माना जाता है। एक आपकी क्रेडिबिलिटी पर भी जो है वो एक भार रहेगा, क्योंकि इस बार का चुनाव काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। किन मुद्दों के साथ विक्रमादित्य सिंह मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों के साथ मिल रहे हैं? देखिए, हमारे परिवार का इस क्षेत्र के साथ एक बहुत पुराना संबंध रहा है और लोगों ने हमेशा मेरे पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी को कई बार यहाँ से जिताया है, प्रतिभा सिंह जी को यहाँ से जिताया है। और मैं हमेशा लोगों के साथ मुद्दों की बात पर करने में विश्वास रखता हूं। और ये चुनाव हालांकि राष्ट्रीय मीडिया में इसको हॉट सीट कहा जा रहा है, मगर हमारे लिए ये कोई हॉट सीट नहीं है। ये मुद्दों की सीट है और मुद्दों पे ही चर्चा हम लोगों के साथ कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। जो कार्य यहाँ पे हमने मंडी संसदीय क्षेत्र में खासकर किए हैं, वैसे तो पूरे प्रदेश में वीरभद्र सिंह जी ने काम किए हैं, मगर क्योंकि विपक्ष बार बार इन प्रश्नों को उठा रहा है कि क्या काम वीरभद्र सिंह जी ने और प्रतिभा सिंह जी ने यहाँ पे किए हैं, तो मैं उस पर 2 मिनट ये कहना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज आज नेर चौक के अंदर बना है, वो यूपीए की सरकार जब थी और वीरभद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री थे, यहाँ से सांसद थे, उस समय ये मेडिकल कॉलेज जो है नेर चौक में बनाया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपके मंडी के कमांड में द्रंग एरिया में बनाई गई। ये भी कांग्रेस पार्टी की सरकार की वजह से, जब वीरभद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री थे उस समय ये सैंक्शन प्रोजेक्ट यहाँ के लिए करवाया गया है। और वैसे ही अगर हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की बात करें, कुल्लू शहर में जो है 24/7 ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम, सीवरेज स्कीम, और वैसे ही हम पिछले कल मनाली में थे, करीबन 300 करोड़ रुपए की सीवरेज स्कीम कुल्लू के लिए, मनाली के लिए जो सैंक्शन करवाई गई है, वो बतौर सांसद प्रतिभा सिंह जी के समय में, यूपीए के समय में ये बजट आया है, जिस पे कार्य चला हुआ है और उसको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। रोहतांग टनल, ये अलग बात है कि उसका नाम अब अटल जी के नाम पे रखा है, हम उनका मान सम्मान करते हैं, मगर इसके लिए बजट, इनिशियल बजट 12,000 करोड़ का, जब वीरभद्र सिंह जी यहाँ से सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, उस समय इसकी नींव रखी गई थी। सोनिया गांधी जी सोलांग नाला में आई थी और इसके लिए बजट भी दिया था और इसका फाउंडेशन स्टोन भी रखा था। तो ये सब कार्य, बड़े कार्य पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर हुए हैं और हमने भी एक नया विजन लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो उन चीज़ों के ऊपर चर्चा हो रही है और हम इनको मुद्दों के ऊपर इन चुनावों को लड़ा जाएगा। विक्रमादित्य जी, जिस तरीके से राज्यसभा के चुनाव हुए उसके बाद हिमाचल में जो है वो एक सियासी भूकंप आया। आप 2 बार जो है विधायक बनकर विधानसभा पहुंच चुके हैं और इतनी यंग उम्र में आप कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। फ्यूचर जो है स्टेट की पॉलिटिक्स में जो है आप बहुत लंबे समय तक सस्टेन कर सकते हैं और उस तरफ आपका विजन भी होगा। पर ऐसी परिस्थितियों में लोकसभा का चुनाव लड़ना, ये किस तरीके से प्लान? नहीं, देखिए, दोनों चीजें एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। चाहे वो आपका लोकसभा का चुनाव है, चाहे वो आपके प्रदेश के चुनाव है। अब मैंने तो टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया था, मेरा तो हमने पूरी शिद्दत के साथ हिमाचल की सेवा करने का निर्णय लिया है। और पिछले 15 महीने में मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम दिल्ली गए, दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मिले, स्टेट से हमने सैंक्शंस करवाई और मेरे कार्यकाल में हमने करीबन 2800 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण का कार्य प्रदेश के अंदर, मेटलिंग टायरिंग का, नए रोड्स का एक्सपेंशन का, उनकी वाइडनिंग का हमने करवाया है। और मैं केंद्र से भी करीबन 3650 करोड़ रुपए लेकर आया हूँ। हमने कई अपने मंत्रियों से वहाँ पे बातें करी, चर्चाएं करी, अबव पार्टी लाइन्स जाकर इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट हमने ये कार्य किया। तो हम उसमें पूरी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मगर अब पार्टी ने अगर ये निर्णय लिया है कि वो चाहती हैं कि हम यहाँ से लड़ें और पार्टी हाईकमांड ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बुलाकर कहा
तो हम किसी भी चैलेंजेस से पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो हमने ये निर्णय लिया कि हम लड़ेंगे, मंडी संसदीय क्षेत्र से लड़ेंगे, अगर ये पार्टी की इच्छा है पूरी मजबूती से लड़ेंगे। और आने वाले समय में जो यहाँ के इश्यूज है आपके पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र के और पूरे हिमाचल के फॉर दैट मैटर, क्योंकि जब आप चुन के जाते हैं हाउस में तो आप केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं करते हैं, आप पूरे प्रदेश की बात कर सकते हैं। तो हमने, जब मैं विधायक भी था तो मैंने बहुत से इश्यूज विपक्ष में रहते हुए भी पूरे प्रदेश के लोगों के उठाए, उन्होंने मुझे अपना पूरा जनसमर्थन दिया। तो वैसे ही आने वाले समय में जो प्रदेश के लंबित मसले भी हैं उनको भी हम पूरी मजबूती से केंद्र में आने वाले समय में उठाएंगे। आपके चुनाव में दस्तक से जो है वो जिस तरीके से बीजेपी खेमे में लगातार जो है वो हलचल है और दूसरी तरफ आप पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ये बयान दिया है कि जिस तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा को जो है चुनावों में उतारा गया है और विक्रमादित्य सिंह को भी उतारा गया है, तो ये षड्यंत्र है। और हॉली लॉज जिस तरीके से प्रभावी रहा है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, तो डीलॉज करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, चुनाव लड़ना कभी भी डीलॉज नहीं हो सकता है, आप हारो या जीतो, अल्टीमेटली लोगों के बीच रहना है। तो ये एक जरिया है कनेक्ट करने का, ये एक जरिया है यहाँ के लोगों के साथ मिलने का। मैं लगातार लोगों के साथ मिलता भी रहता हूँ, मगर इन चुनावों में मुझे एक नए दृष्टिकोण से लोगों के आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। मैंने फॉरेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट प्लेसेस, चाहे वो पांगी है, चाहे भरमौर है, चाहे आपका रेकोंग पियो है, पू है, वहाँ के भी दौरे किए, वहाँ के लोगों से सीधा संपर्क बनाया है, मंडी के लोगों के साथ सीधा संपर्क बनाया है, कुल्लू के लोगों के साथ सीधा संपर्क बनाया है। तो निश्चित तौर से ये मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है और हम हर चुनाव को एक मास आउटरीच के रूप से देखते हैं, लोगों के आशीर्वाद लेने के उस नज़रिए से देखते हैं। अब जयराम जी किस नज़रिए से इन चुनावों को देख रहे हैं वो तो वही कह सकते हैं, मगर हम इसको एक सकारात्मक तरीके से देख रहे हैं, प्रदेश के भविष्य के लिए देख रहे हैं, प्रदेश के ऊर्जावान भविष्य के लिए देख रहे हैं और उस दृष्टि से चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम नेगेटिविटी में विश्वास नहीं रखते, हम निंदा में विश्वास नहीं रखते, हम केवल अपने मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। जो मेरा विजन है मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रति, हमने रोहतांग टनल के तर्ज पे बूबू जोड़ टनल निर्माण की बात रखी है, जलोरी जोड़ टनल की निर्माण की बात रखी है, कुल्लू के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाने की बात रखी है, मंडी के अंदर स्मार्ट सिटी बनाने की बात रखी है, हमारे जोगिंदर नगर इलाके में CSD डिपो और सैनिक अकेडमी बनाने की बात रखी है। और भी जो ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं उनको हम आने वाले समय में पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपकी प्रतिद्वंदी जो है वो एक अभिनेत्री हैं और काफ़ी फेमस अदाकारा हैं, अपनी राजनीतिक जो है वो करियर की शुरुआत मंडी सीट से कर रही हैं। जिस तरीके से जब से आप दोनों आमने सामने हैं तो कहीं ना कहीं कई बातों को लेकर वाद विवाद जो है वो सामने आया है। किस तरीके से आप समझते हैं कि जो ये आरोप प्रत्यारोप है वो किस लेवल तक जा रहा है और क्या जमीनी मुद्दे इसमें जो है वो गुम होते नजर आ रहे हैं? देखिए, हमने तो आज तक उनके ऊपर कोई आरोप ऐसा लगाया नहीं। मैंने तो पहले दिन कहा कि हम उनका मान सम्मान करते हैं, एज ए एल्डर सिस्टर हम उनको ट्रीट करेंगे और मुद्दों के ऊपर बात होगी। मैं तो डे 1 से मुद्दों के ऊपर बात कर रहा हूं। मैंने अपने नॉमिनेशन के दिन भी सिर्फ मुद्दों के ऊपर बात करी और पूरे चुनावी कैंपेन को भी मैंने मुद्दों पर ही सीमित रखा है। मगर उनकी ओर से बहुत से बयान आ रहे हैं, कभी मेरे निजी जीवन के ऊपर आ रहे हैं, कभी किसी और चीज़ पे आ रहे हैं। तो जब उन्होंने मेरे निजी जीवन के ऊपर बात करी, मुझे पहले लगा वो मोदी जी के बारे में बात कर रही हैं, क्योंकि सिमिलैरिटीज़ तो सेम है और किसी के साथ भी वो हो सकता है। तो मुझे लगा वो क्योंकि 24 घंटे मोदी जी के बारे में बात करती हैं तो ये भी मोदी जी के बारे में बात कर रही होंगी। मगर बाद में पता चला कि वो मेरे बारे में बात कर रही हैं। तो वो इस तरीके के बयानबाजी दे रही हैं। अभी पीछे कह रही हैं कि इतने दिनों से, इतने सालों से इन्होंने ही ठेका चका हुआ है। पिछले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हाँ, पिछले कल उन्होंने ये बात करी है। तो भैया, हम अगर प्रदेश की राजनीति में हैं तो कोई थोपा तो नहीं है किसी ने। लगातार लोग जिता रहे हैं, सक्सेसिव तरीके से जिता रहे हैं। 6 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना और 22 साल तक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहना, 5 बार सांसद बनना, ये कोई नॉमिनेट होके नहीं आए हैं। ये कोई राज्यसभा की सीटें नहीं है, ये लोकसभा की सीटें हैं, ये विधानसभा की सीटें हैं। क्या ठेका लेके रखा आपके परिवार ने? प्रदेश की जनता जब चुन रही है बार बार तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो इलेक्शन है, तो अगर उसमें उनको बुरा लग रहा है तो मैं क्या कह सकता हूँ?
अभी इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें तो ज्यादातर जो है आर्थिकी बागवानी के क्षेत्र से आती है। बेशक शिमला की अगर मैं बात करूं तो शिमला और मंडी दोनों ही एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जिनके 28 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र में लाखों बागवान हैं। सेब को लेकर लगातार जो है वो डिमांड करते रहे हैं कि जो विदेशी सेब आता है उसका जो है आयात पर जो कर है वो मुद्दा फिलहाल इस वाले चुनाव नहीं क्यों नहीं है। मैंने बिल्कुल इसके बारे में बात करी। पिछले कल ही मैं पतलीकुल में था और पतलीकुल जो है वो एक बागवानों का, किसानों का और आड़तियों का हब है और वहाँ पे भी मैंने ये बात करी कि मेरी प्रायोरिटीज जिला कुल्लू के लिए सीए स्टोर बनाने की पतलीकुल में रहेगी। उसके साथ साथ हमारा एक फूड प्रोसेसिंग सेंटर हम और फ्रूट प्रोसेसिंग सेंटर फलों के लिए, इसको हम यहाँ पे केंद्र सरकार से मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड फूड प्रोसेसिंग से सैंक्शन करवा कर कुल्लू के लिए लेकर आएंगे। और उसके साथ साथ मैंने ये भी कहा कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है जो सेब के ऊपर लगाई जा रही है, लगातार उसको जो है कम किया जा रहा है, ये हमारे हित में नहीं है। आप लग्जरी गाड़ियों पे तो 110%, 120% का इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, तो सेब के ऊपर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी क्यों नहीं लग सकती है? इस विषय को हम पूरी गहराई के साथ आने वाले समय में लोकसभा में उठाएंगे। और मोदी जी बारी बारी कहते हैं कि हिमाचल मेरा घर है, मगर जब हिमाचल के लोगों की हितों की रक्षा करने की बात आती है, बागवानों के हितों की रक्षा करने की बात आती है, ऐसा नहीं है कि मसला पहली बार उठाए, पहले भी इसको बहुत बारी उठाया गया है मगर इसको नज़रअंदाज किया गया है। पर फिर भी हम इसको पूरी गहराई से उठाएंगे और हम यही डिमांड रखेंगे कि हम इसमें हमको 100% इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो सेब के ऊपर और फलों के ऊपर जो हिमाचल में उगाए जाते हैं वो हमको चाहिए। आप जिस संसदीय क्षेत्र से जो है चुनाव लड़ रहे हैं, इस पूरे ही संसदीय क्षेत्र में अमूमन एरिया ने जो है बहुत बड़ा डिजास्टर पिछली बरसात में झेला है। आप तो खुद ग्राउंड पर पहुंचे थे। अब भी जो है बहुत सारे ऐसे रेड स्पॉट हैं जो इस बार की बरसात में लोगों को डरा रहे हैं। आप उनको लेकर क्या सोचते हैं, क्या विजन है आपका? नहीं, हमने उसके लिए एक पूरा जो है खाका तैयार किया है। पहली बार करीबन 20-30 साल के बाद हमने 30 करोड़ रुपए की लागत से करीबन 200 मशीनरीज, जेसीबी मशीन्स, पोकलैंड मशीन्स हमने परचेज करी डिपार्टमेंट ने और मैंने उनको रोल आउट किया। हर डिवीजन में वो भेजी गई है। हमने बेली ब्रिजेस करीबन 30 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो खरीदे। आज हर मैकेनिकल डिवीजन में वो लगे हैं ताकि अगर भविष्य में इस तरीके की कोई चीज़ आती है तो उसमें हम उनको जो है इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशंस करवाए जा सके। उसी तरीके से जो हमारी ब्यास नदी है, इसके लिए भी हमने प्रायोरिटी रखी है कि कुल्लू से लेकर मंडी तक इस नदी का चैनलाइजेशन के लिए हमने एक पूरी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट केंद्र सरकार को सबमिट करी है। करीबन 200-300 करोड़ रुपए की है और उसमें भी जो बजट आएगा उससे इस नदी का चैनलाइजेशन करवाया जाएगा। इसमें ड्रेजिंग के लिए अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है और जहाँ पे बहुत बड़े बड़े इसमें बोल्डर्स आ चुके हैं, पत्थर आ चुके हैं, उससे जो नदी का कोर्स चेंज हो रहा है उसके लिए भी कार्य जो है वो शुरू करवाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं। जब पीछे गडकरी जी आए थे उस समय मैंने उनसे भी बात करी थी कि जो आपका 4 लेन का कार्य यहाँ पे चल रहा है इसको भी आपको नए तरीके से करने की आवश्यकता है। कई जगहों पे उसका जो है उसके ऑल्टीट्यूड को बदलने की आवश्यकता है, उनके रूट्स को बदलने की आवश्यकता है और जिस हिसाब से कटिंग हो रही है पहाड़ों की उसमें भी 90 डिग्रीज की कटिंग हो रही है, उसको भी 45 डिग्रीज पे लाकर उसको तरीके से करने की आवश्यकता है ताकि यहाँ का जो लोकल हमारे बागवान हैं, किसान हैं या और जो यहाँ के लोकल घर है उसमें जिस तरीके का नुकसान हुआ है वो भविष्य में ना हो। इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब चुनाव प्रचार जो है वो पूरे युद्ध स्तर पर है। कुछ ही दिन बचे हैं, 1 जून को जो है वो मतदान होना है, लेकिन 30 तारीख से पहले प्रचार प्रसार जो है वो थम जाएगा। स्टार प्रचारकों की बड़ी लिस्ट जो है वो कांग्रेस हो या बीजेपी की तरफ से जो है वो भेजी गई है, सामने है। अब नेशनल लेवल के लीडर्स जो हैं अपने कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करेंगे। विक्रमादित्य सिंह को जो है सपोर्ट करने के लिए नेशनल लीडर की तरफ से कौन कौन रहने वाले हैं और कहाँ रैली होने वाली है? नहीं, अभी हम उसका वो कर रहे हैं, बना रहे हैं, प्रस्ताव बना रहे हैं और हमारे सभी राष्ट्रीय नेता आएंगे। राहुल गांधी जी आएंगे, उनके भी रैली होगी, प्रोग्राम्स होंगे। प्रियंका जी आएंगी, उनके भी कुल्लू में एक हमने रैली उनकी प्रपोज करी है तो वो भी यहाँ पर आएंगी और एक बड़े रैली को संबोधित करेगी। और भी हमारे नेता हैं सभी दिल्ली से, वो भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। तो जिन जिन की आवश्यकता है वो सब यहाँ पर आएंगे, अपने पूरा दमखम दिखाएंगे। सचिन पायलट जी भी आ रहे हैं, तो ऐसे सब लोगों को बुलाया जाएगा आवश्यकता अनुसार। तो विक्रमादित्य सिंह जो है वो आने वाले दिनों में लोगों के साथ
जो ये आरोप प्रत्यारोप के मुद्दों के साथ कनेक्ट करेंगे या फिर जनता के मुद्दे के साथ कनेक्ट करने वाले? देखिए, मैं तो डे वन से ही जनता के मुद्दे उठा रहा हूँ, डे वन से। मैंने कभी भी आरोप प्रत्यारोप में विश्वास नहीं रखा। मैंने तो उनको अपनी बड़ी बहन कहा, सब चीज़ें कहा। उन्होंने क्या क्या अपशब्द मनाली से मुझे कहे, वो आपने भी देखे, मैंने भी देखे, पूरे प्रदेश ने देखे, मगर मैंने फिर भी उनको कहा कि मैं उनको श्रद्धापूर्वक नमस्कार करता हूं। और मैंने आज तक उनके बारे में, उनकी व्यक्तिगत जीवन के बारे में कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करी है। ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं है। बॉलीवुड के चर्चे पूरे देश के अंदर मशहूर है, पूरे प्रदेश के अंदर मशहूर है। सब चीज़ें व्हाट्सएप पे है, सब चीज़ें यूट्यूब पे है, सबको पता है। पर मेरा उसको मन से उठाना, मैं समझता हूँ, शोभा नहीं देता है। इसलिए हम इन चुनावों को मुद्दों के ऊपर ही रखेंगे और मुद्दों के ऊपर ही बात होगी। हिमाचल के मुद्दे, मंडी के मुद्दे, कुल्लू के मुद्दे और रामपुर के मुद्दे और पूरे संसदीय क्षेत्र के मुद्दों को हम प्राथमिकता पे उठाएंगे। महिला सम्मान की बात आप जो है लगातार करते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा सांसद के साथ जो हाथापाई हुई, आप पूरे उस इंसिडेंट को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी लेडी के साथ खास करके इस तरीके का सलूक होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मगर मुझे इसका तथ्यों के बारे में जानकारी नहीं है अभी, क्योंकि इसका एक ही साइड का वर्जन आया है। हालांकि इसमें अरेस्ट भी हो गया है। जो कंसर्न्ड अधिकारी है वो ही हैज़ बीन अरेस्टेड बाय दिल्ली पुलिस। निंदनीय है, मगर फिर भी अब क्योंकि मैटर जो है वो इन्वेस्टिगेशन के उसमें है, स्कोप में है, तो जो उसमें से निकल कर आएगा वो है। बट कभी कभी उन चीज़ों को सेंसेशनलाइज भी किया जाता है। टाइमिंग हमको देखनी है कि किस समय ये चीज़ें हुई है। तो वो सब चीज़ें, क्योंकि राजनीति में ये चीज़ें चलती है और ख़ास करके चुनावों के समय में इस तरीके की चीज़ें होती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ हुई है ये कोई उस दृष्टि से हुई है, मगर उसको सेंसेशनलाइज करने का कार्य दूसरे लोग करते हैं। मगर फिर भी वी स्टैंड विद दी जो डिग्निटी ऑफ विमेन है, उसको प्रोटेक्ट करना हमारा दायित्व है। मगर फिर भी हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उसको आने वाले समय में जब इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें सामने आएगा कि क्या है सच है, क्या नहीं है। देश में जिस तरीके से बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस के साथ जो है बाकी और भी दल जुड़े हैं, एक महागठबंधन जो है बना है, आप किस तरीके से देखते हैं कि इस बार कितना इम्पैक्ट रहने वाला है? और दूसरी तरफ अगर बात करें तो केजरीवाल जो हैं वो अभी कंडीशनल बेल पर हैं और लगातार प्रचार प्रसार में डटे हुए हैं। कई सारे मंचों पर जो है हालांकि उनसे दूरी बनाई जा रही है, क्या इम्पैक्ट लगने वाला है? नहीं, दूरी कोई नहीं है। सब पूरा इंडिया अलायंस इकट्ठे हैं। सारे राष्ट्रीय नेता जितने भी हमारे, चाहे वो शिवसेना का है, चाहे वो एनसीपी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे जेडीयू है, सब इकट्ठे मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस बारी एक अच्छा मैसेज पूरे देश के अंदर है। निश्चित तौर से दक्षिण भारत में कांग्रेस इंडिया अलायंस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी और उत्तर भारत में भी जिस तरीके का ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं, ये साफ है कि ये दक्षिण में साफ हो जाएंगे और उत्तर में हाफ हो जाएंगे। तो ये 200 का आंकड़ा किसी भी हाल में पार नहीं करने वाले। ये बड़ी बड़ी बातें बेशक होगी, 10 दिन की बात है, 4 दिन को स्थिति क्लियर होगी। और लोग अब तंग आ चुके हैं ये बड़ी बड़ी बातों से कि बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार रोजगार की इन्होंने बात करी कि हाँ 400 पार का नारा दिया हुआ है, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात है। कहाँ है वो चीज़ें? ये केवल जो है एक मिथ बनाकर रख दिया हुआ है। मेन स्ट्रीम मीडिया, सिर्फ जो चैनल्स हैं वो एक ही भाषा बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आज लोग इससे तंग आ चुके हैं, दिक्क आ चुके हैं और वो एक चेंज चाहते हैं और उन्होंने मन बना लिया है। और 4 तारीख को ये रिजल्ट्स जो है, ये चौंकाने वाले रिजल्ट्स जो है वो देश के इतिहास को एक नई ओर ले जाने में अपना योगदान देंगे। आपके पिता जो है वो नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी, हिंदुत्व को लेकर खुलकर बातें करते थे। जिस तरीके से जो है फिलहाल पीओके को लेकर सियासत चल रही है, हमने भी खुल के बात करी है हमेशा। मैंने तो विपक्ष में रहते हुए जब आर्टिकल 370 को हटाया गया, मैं सिंगल विधायक था कांग्रेस पार्टी का हिमाचल से जिसने इसका समर्थन किया, ऑन रिकॉर्ड किया, विधानसभा के अंदर भी किया, मीडिया में भी किया। तो हमने तो हमेशा, जहाँ तक नेशनल इंटीग्रिटी है या देश की अखंडता है, हम हमेशा उसके साथ खड़े हैं। और वैसे ही राम मंदिर के मसले पर भी मैंने खुलकर बोला और खुलकर मैं राम मंदिर में के इन्विटेशन पे जो है वो अयोध्या गया। तो जहाँ तक राष्ट्र के मुद्दे हैं, सनातन के मुद्दे हैं और देश की अखंडता की बात है, हम हमेशा जो है वो देश के साथ खड़े हैं और नेशनल इंटरेस्ट के साथ खड़े हैं। ये मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ। यूपी के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि 6 महीने बाद पीओके हमारा होगा। आप किस? ये केवल सेंसेशनलाइज बातें हैं,
क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अल्टीमेटली इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, वो वापस आए, गिलगित बल्तिस्तान इंडिया में आए, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अभी ये जो बयानबाजी हो रही है ये केवल चुनावों के लिए हो रही है। जैसे पुलवामा होता है, जैसे पीओके की बातें होती है, ये सब चीज़ें केवल लोगों को जो है वो एक सेंसेशनलिज्म पैदा करने के लिए ये बयान आते हैं। मगर इनका वास्तविक जो डिप्लोमेसी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, उससे कोई भी सरोकार नहीं है। और ये चीज़ें अब देश की जनता बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी है। इस लोकसभा चुनावों के साथ जो है 6 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, एक सीट आपकी इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आती है। किस तरीके से देखते हैं कि कांग्रेस को ये अच्छा मौका है या अपने पुराने साथियों के साथ जिस तरीके से चुनावी रण में अब लड़ना पड़ रहा है, चुनौती देखते हैं? नहीं, देखिए, अब उन्होंने ये निर्णय लिया, क्यों लिया मैं नहीं जानता। हालांकि मैं उनसे मिलने भी गया और जो है जब वो होटल में रुके थे, ललित होटल में, मैं वहाँ उनसे मिलने गया और उनकी बात को मैंने हाईकमांड के समक्ष रखा और हाईकमांड की बात को मैंने उनके समक्ष रखा। मगर हमने उनको मनाने की कोशिश भी करी, मगर उसके बाद अगर वो नहीं माने तो अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अब क्या उसमें चीज़ें निकल कर आ रही है, लेन देन की बातें आ रही है, कोई उसमें प्रेशर्स की बात आ रही है, किसी के कोई इनकम टैक्स के मैटर्स है, कोई ईडी का दबाव है, या जो 100 चीज़ें आ रही है। तो अब इसका फैसला प्रदेश की जनता ने करना है। हर जगह पे उनका जो रिसेप्शन हो रहा है, जिस तरीके से उनका बाइकआउट हो रहा है, ये सब चीज़ें लोग आज जानते हैं कि उनके ऊपर जो टैग लग चुका है कि उन्होंने जो है जो कहा जा रहा है कि पैसे लेकर ये चीज़ें करी है, तो वो हिमाचल के इतिहास में आज तक ऐसी चीज़ें नहीं हुई है। जो है एक विरोध रहता है, मैंने भी अपना विरोध प्रकट किया, ओपनली किया। मैं तो हमेशा खुलकर बोलने में विश्वास रखता हूँ। अगर कोई रिजेंटमेंट है आपको पार्टी हाईकमांड के पास रखनी चाहिए। मैंने भी जब ये सारा परिक्रम था, मैंने अपनी बात को खुलकर रखा। अपनी रिजेंटमेंट थी या हमारे कुछ फंक्शनिंग में कुछ दिक्कत आ रही थी, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी बात करी और मैंने हाईकमांड से भी बात करी, तो चीज़ें ठीक हो गई। उसी के बाद उन्होंने मुझे पार्टी का टिकट दिया। तो प्लेटफॉर्म पे बात को रखना चाहिए, हमने भी रखा। रिजेंटमेंट मेरी भी थी, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मगर ठीक हुई है। हाईकमांड ने उसमें इंटरवीन किया है, मुख्यमंत्री जी ने उसमें इंटरवीन किया है, एंड टुडे वी आर अगेन वर्किंग एज अ फैमिली। तो अपनी बात रखने का सबको अधिकार मिलना चाहिए, मगर उसको पार्टी को तोड़ देना, ये मैं समझता हूं कि सही नहीं। आखिरी सवाल का जवाब आपसे ले लेते हैं। जिस तरीके से मंडी संसदीय क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और अमूमन जनता जो है वो ग्रामीण इलाकों की है। ये ग्रामीण इलाकों की जनता जो है विक्रमादित्य सिंह को क्यों वोट करे? क्योंकि हमने हमेशा लोगों की सेवा करी है, कनेक्ट किया है। मेरे पिताजी ने लोगों की भरपूर सेवा पूरे प्रदेश की करी है, मंडी संसदीय क्षेत्र की करी है। और जहां तक मेरी भी बात है, मैं लगातार लोगों के साथ खड़ा रहा। मैंने कहा कि किस तरीके से हम केंद्र से हम पूरा सहयोग लेकर आए, हमने लोगों के साथ एक तालमेल बनाया और मैं हमेशा लोगों के मुद्दों की बात कर रहा हूं। चाहे वो बागवान है, चाहे वो किसान है, चाहे वो युवा है, चाहे वो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, चाहे पूर्व कर्मचारी है, हर वर्ग के इशूज को हम उठा रहे हैं और उनको पूरा करने की हमारी वचनबद्धता है। तो मैं यही निवेदन आपके चैनल से करूंगा कि सबका आशीर्वाद हमें मिले, प्यार मिले, समर्थन मिले और मिलकर हम हिमाचल प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएं। जी मीडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। जिस तरीके से मंडी संसदीय सीट पर हम लगातार जो है वो खास कवरेज दिखा रहे हैं और खास बातचीत जो है वो कैंडिडेट से करने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरीके से ये हॉट सीट है और मुद्दे बहुत सारे हैं, सारे सवालों का जवाब लेने की कोशिश कर रहे थे। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।